साल 2005 में नोएडा के पास निथारी गांव में बच्चों के लापता होने की लगातार शिकायतें आ रही थी। लापता हुए बच्चों की उम्र ज्यादातर 13 से 14 साल के बीच थी। बच्चों के लगातार गायब होने से सभी माता पिता डरे हुए थे, क्योंकि ये सभी लोग गरीब थे और छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करते थे। इसलिए पुलिस भी इन लापता हुए बच्चों की शिकायतों को नजरअंदाज कर रही थी। लापता हुए बच्चों के परिवार वालों ने पुलिस में कई बार गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने नोटिस करा है कि ज्यादातर लोग हमारे वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। 8 फरवरी 2005 को रिम्पा हल्दर नाम की 14 साल की लड़की लापता हो जाती है और उसके माता पिता पुलिस में अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उनको ये बोलकर वापस भेज देती कि आपके बेटी कहीं भाग गई होगी, वापस आ जाएगी। मार्च 2005 को कुछ बच्चे नोएडा सेक्टर 31 में कोटी नंबर D5 के पीछे खेल रहे होते हैं और उन्हें कोटी के पीछे के नाले में एक प्लास्टिक की थैली में एक हाथ मिलता है। पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस इसे बहुत ही लापरवाही से लेती और प्लास्टिक की थैली में मिली हाथ को जानवर का शव बताकर बात को रफा दफा कर देती है। लापता हुए बच्चों को 1 साल से ज्यादा हो चुका था, लेकिन बच्चों का कुछ पता नहीं चलता। फिर 7 मई 2006 में पायल नाम की एक लड़की गायब हो जाती है। पायल घर में ये बोलकर गई थी कि उसे नोएडा सेक्टर 31 कोटी नंबर D5 में कुछ काम है। पायल के घर वापस आने में देरी होने पर पायल के पिता नंदलाल पायल को कॉल करते हैं, पर पायल के फोन स्विच ऑफ आता है। सबसे पहले नंदलाल उस रिक्शा वाले के पास जाते हैं जिसने पायल को नोएडा सेक्टर 31 छोड़ा था। रिक्शे वाला नंदलाल से कहता है कि उसने पायल को कोटी D5 पर छोड़ दिया है, लेकिन वो पैसे दिए बिना ही अंदर चली गई थी। लेकिन पायल नहीं आई। तब रिक्शे वाले कोटी नंबर D5 का घर का दरवाजा खटखटाता है। वहाँ से घर का नौकर सुरेंद्र कोहली बाहर आता है, जिसकी उम्र 25 साल थी। जब रिक्शा वाला उससे पायल के बारे में पूछता है तो सुरेंद्र कोहली बोलता है पायल तो पहले ही जा चुकी है। रिक्शा वाला उसे बोलता है जब से पायल अंदर गई है मैं तब से बाहर ही उसका इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनकर सुरेंद्र कोहली को गुस्सा आता है, रिक्शा वाले को भगा देता है। रिक्शा वाले की ये बात सुनकर पायल के पिता नंदलाल को शक होता है कि उसकी बेटी के गायब होने के पीछे जरूर उस कोठी में रहने वाले लोगों का हाथ होगा। नंदलाल अपनी बेटी की तलाश में नोएडा सेक्टर 31 की कोठी नंबर D5 पहुंच जाता है। ये कोठी मोहिंदर सिंह पंदेर की थी, जो एक बिजनेसमैन था और यहाँ कभी कभी रहता था। ज्यादातर वो बाहर ही रहता था। उसका नौकर सुरेंद्र कोहली कोठी में घरेलू काम करता था। नंदलाल ने जब सुरेंद्र कोहली से पायल के बारे में पूछा तो उसने साफ मना कर दिया। पायल के पिता पायल की मिसिंग कंप्लेंट कराने पास के ही पुलिस स्टेशन में जाते हैं, लेकिन पुलिस ये बोलकर उनको वापस भेज देती है कि बेटी किसी दोस्त के साथ गई होगी, घर आ जाएगी। नंदलाल 1 महीने तक पुलिस के चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं और फिर वो जून 2006 में मदद के लिए नोएडा के SSP के पास पहुंच जाते हैं। SSP के आदेश पर पुलिस नंदलाल की बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और जांच शुरू कर देती है। जल्द ही पुलिस पायल के फोन को ट्रैक कर लेती है और पायल के फोन की लोकेशन मोहिंदर सिंह पंदेर की कोठी के पास दिखाती है और CDR चेक करती है तो आखिरी कॉल सुरेंद्र कोहली की थी। पुलिस सुरेंद्र कोहली और मोहिंदर सिंह पंदेर को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जल्दी ही पैसे की ताकत और बड़े लोगों की पहुंच से दोनों पुलिस के हाथ से निकल जाते हैं। पुलिस से परेशान होकर नंदलाल 7 अक्टूबर 2006 को कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। पायल का मिसिंग केस सुनकर मजिस्ट्रेट पुलिस को मामले में आगे की जांच करने का आदेश देती है।
जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो पुलिस को कोटी D5 के पीछे के नाले से बहुत सारे प्लास्टिक के बैग मिलते हैं। जब उन प्लास्टिक के बैग को चेक करा जाता है तो उनमें बच्चों के बॉडी पार्ट्स होते हैं। ये एक डरा देने वाला मंजर था। 29 दिसंबर 2006 को पंदेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को फिर से गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन 30 दिसंबर 2006 को कोटी D5 के नाले से और भी बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। इस केस ने पूरे देश में सनसनी फैला दी और उत्तर प्रदेश सरकार 10 जनवरी 2007 को ये केस CBI को सौंप देती है। 11 जनवरी को CBI की टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए निटारी पहुंच जाती है। मोहिंदर सिंह पंदेर के बंगले के पास 30 और इंसान की हड्डियां मिलती है। CBI इन इंसान की हड्डियों के बारे में पंदेर और कोहली से पूछताछ करती है। 60 दिनों तक चली इस पूछताछ में 27 फरवरी 2007 को सुरेंद्र कोहली अपने कन्फेशन में बताता है कि कैसे उसने 9 बच्चियों, 2 लड़कों और 5 महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर अपने घर में ले जाके उनकी हत्या की और हत्या करने के बाद शवों के साथ यौन संबंध बनाए। मगर मोहिंदर सिंह पंदेर का कहना था कोहली बंगले में अकेला रहता था और परिवार चंडीगढ़ में रहता है। मेरा जाना कभी कभी होता था। मेरे पीछे वो क्या करता था मुझे इस बात की कोई खबर नहीं थी। कोहली ने शवों के अंगों को काट कर खाया भी था। बाद में किसी को इन हत्या के बारे में पता ना चले तो बंगले के पीछे नाले में फेंक देता। कोहली ने बताया मोहिंदर सिंह पंदेर के कहने पर ही वो बच्चों को अपने जाल में फंसाकर घर लाया करता था। सुरेंद्र कोहली और मोहिंदर सिंह पर हत्या बलात्कार का मुकदमा चलता है और 13 फरवरी को दोनों को अदालत रिम्पा हल्दर के बलात्कार और हत्या के लिए मौत की सजा सुनाती है। लेकिन इलाहाबाद कोर्ट ने पंदेर को सभी केस से बरी कर दिया, लेकिन कोहली की मौत की सजा बरकरार रखी। कोहली को 12 सितंबर को मीरठ जेल में फांसी देनी थी, लेकिन 8 सितंबर को कोर्ट ने रात 1 बजे कोहली की फांसी पर रोक लगा दी। 2023 में कोहली और मोहिंदर पर लगी हत्याओं से जुड़े 12 मामलों में कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया। लापता हुए बच्चों के माता पिता आज भी इंसाफ मांग रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चों के कातिल आज भी बाहर आजाद घूम रहे हैं। इस कहानी का आपका क्या राय है? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे नए वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए कृपया नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।